गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, साई राम। आज हम फिर अपने हिंदी विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कक्षा 10वीं। बच्चों, इसके पहले वाले कालांश में हमने देखा था पाठ 5 गोवा। उस पाठ का शेष भाग हम इस कालांश में देखेंगे। यह पाठ हमारे पास किसके रूप में था? एक यात्रा वर्णन के रूप में था। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पाठ है पाठ 5 गोवा। जैसा हमने देखा था ऐसा लेखक ने कहा है और लेखक का नाम है विनय शर्मा। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था। गद्य संबंधी पढ़ा था कि प्रस्तुत पाठ यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। और बच्चों, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि लेखक अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने साधु साहब के साथ, और वह पणजी शहर से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? अपने होटल में पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वह अलग अलग बीचों की चर्चा किए हैं उन्होंने कि बहुत सारी चीज़ें हैं गोवा में देखने लायक, ऐसा वो बताते हैं। और वहाँ पे वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? वहाँ पे जहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा होता है वह देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे पक्षियों की जो टी टी करने की आवाज़ होती है वह भी वो सुनते हैं। और सूर्य जब अस्त हो रहा होता है तो वह दृश्य भी देखने लायक होता है, ये भी लेखक ने बताया। आगे वह कहते हैं कि जैसे जैसे संध्या होती गई और वही दृश्य क्या होने लगा? भयावह होने लगा। भया मतलब अंधेरा छा गया। अब इसके आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे हम देखते हैं। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब का अर्थ होता है उचित समझा। वहाँ पे बच्चों गोवा में ऐसा है कि अगर आप घूमने के लिए गए हो तो आप बाइक वगैरह भी ले सकते हो, अपनी यात्रा कर सकते हो, क्योंकि दूर दूर है जगह, पैदल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो लेखक के पास क्या है? परिवार है, बच्चे हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर लिया? बस के द्वारा जाना उचित समझा। मुनासिब मतलब उचित समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। दो चार होना मतलब जूझना होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। सुस्वादु, सुस्वादु का अर्थ होता है स्वादिष्ट भोजन। सी फूड, सी फूड जैसे गोवा है, समुद्रों का शहर है, तो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह बहुत मात्रा में मिलती हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं व्यक्ति, उनके लिए तो भोजन बहुत लजीज अच्छे से मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो शाकाहारी पर्यटक होते हैं उनको स्वादिष्ट भोजन मिलने की समस्या होती है। यह समस्या लेखक को पहले ही पता थी, तो इसके लिए लेखक ने क्या कर लिया था? अपनी व्यवस्था आप ही कर ली थी। किस प्रकार? काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। लेखक ने जो होटल बुक कर रखा था उसी होटल में ही वह अपने खाने की व्यवस्था भी उनकी थी, तो इसलिए उन्हें खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था। आगे देखते हैं। लेखक अब कहाँ पहुँचते हैं? सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं। लेखक ने नाश्ता वगैरह किया और कहाँ पहुँचे? अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। लेखक ने अंजुना बीच की विशेषता बताई है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंजुना बीच की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, तो आप बता सकते हो अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद लेखक किस तरफ बढ़ते हैं? इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है। लेखक अंजुना बीच का ही वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मनोरम मतलब सुंदर दृश्य, मन को हर लेने वाला। समुद्र तक जाने के लिए
थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। नीला पानी, अंजुना बीच के पानी कैसा है? नीला, और यह काले पत्थरों पर पछाड़ खाता है। पछाड़ खाना मतलब आके लौट जाना, जैसे समुद्र की लहरें टकराती हैं और वापस लौटकर चली जाती हैं। इस प्रकार वर्णन किया लेखक ने, किसका? अंजुना बीच का। आगे वह क्या कहते हैं? पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। और क्या हुआ है? लगातार पानी का बहाव पत्थरों से टकराकर आने की वजह से पत्थर क्या है? कट गए हैं। पानी का प्रेशर उस पर आता है तो पत्थर में क्या हो गए? छेद हो गए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया। और क्या हो गया बच्चों? समुद्र काफ़ी पीछे की तरफ हट गया है, तो वो जो पत्थर बचे हुए हैं वहाँ पे, तो उन पत्थरों में भी पानी हो गया, बीच बीच में पानी भर गया। कभी कभी आप समुद्र किनारे जाते होंगे तो वहाँ पर आप ऐसे देखते होंगे कि ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पत्थरों के बीच में भी पानी भरा रहता है। और जब वही समुद्र ज़्यादा प्रवाहित हो जाता है तो उसमें पानी, वो पत्थर पानी से ढक जाते हैं, और जब समुद्र पीछे की तरफ चला जाता है, पानी का बहाव कम हो जाता है, तो पत्थरों में पानी भर जाता है और पत्थर हमें दिखाई देने लगते हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं? इससे वहाँ काई ने अपना घर कर लिया है। काई को अगर आप लोग चाहो तो इंग्लिश में शायद हम एल्गे कहते हैं। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई ऐसी होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती है, जिस पे हम अगर ध्यान न दे पैर रखते हैं तो हमारा पैर मतलब फिसल जाता है, फिसलने का डर रहता है। तो लेखक कहते हैं कि काई ने अपना घर बना लिया है। लगातार जब पानी का बहाव होता है तो वहाँ पे काई हो जाती है, और लेखक कह रहे हैं कि इस काई की वजह से क्या था? फिसलने का डर था। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पे इतनी काई थी कि पैर रखते ही फिसल जाते, डर था फिसलने का, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर गए देखने के लिए, क्योंकि संघर्षों में ही जीवन है। अब देखने आए तो देखेंगे ही, ऐसा लेखक कहते हैं। आगे वो क्या कहते हैं? यहाँ युवाओं का दल, अब आगे युवाओं के दल के बारे में कह रहे हैं कि दल मतलब ग्रुप, जो युवा लोग, यंग जनरेशन के लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन जो परिवार के साथ आए हैं, उनके साथ बच्चे हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को दिशा निर्देश देना, मतलब अच्छे से जानकारी देना कि भाई समुद्र है, उस तरफ नहीं जाओ, डर है। बच्चे हैं ना, समुद्र की गहराई में भी जा सकते हैं, तो उन्हें सावधान करने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बच्चों, अब तक तो हमने अंजुना बीच के बारे में देखा, यहाँ पे एक दूसरा बीच भी आ गया। क्या है? बेनालियम बीच। इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में हमारे लेखक क्या कहते हैं। देखो, बेनालियम बीच की क्या खासियत है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम बीच क्या है? रेतीला और उथला, और यह मछुआरों की पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। स्थानीय बाज़ार मतलब केवल वहाँ के लोगों के लिए। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, एक्सपोर्ट। ठीक है, निर्यात का अगर विरुद्धार्थी हम ढूंढने जाए तो निर्यात का क्या होता है? आयात। तो इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जो भी बेनालियम बीच पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, केवल वहाँ के लोगों के लिए ही उपयोग में आती हैं, और इसे कहीं बाहर नहीं बेचा जाता। तो इस प्रकार बेनालियम बीच की विशेषता है। आगे हमारे लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि इसके विपरीत, वो तो रही बेनालियम बीच की विशेषता, इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है, और यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों के बीच, जो दोनों बीच है, उनमें जो व्यवसाय है, दोनों में भी व्यवसाय से संबंधित है। अंजुना बीच का क्या है? यहाँ पर बॉलीवुड के लोग आते हैं, यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। लेकिन बेनालियम बीच, वहाँ पे बहुत मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। दोनों व्यवसाय से संबंधित है, काम धंधों से संबंधित है।
पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर कहाँ घूमने गए? पणजी शहर देखते रहे। उसके बाद लेखक ने क्या देखा? पणजी शहर देखा। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। अब लेखक कहाँ पहुंचते हैं? कलिंगवुड बीच पर पहुंचते हैं। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। कलिंगवुड बीच की क्या विशेषता है? कि यह काफ़ी रेतीला है तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। स्थानीय लोग जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके व्यवसाय का केंद्र है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। वाटर स्पोर्ट्स का अर्थ होता है बच्चों पानी के खेल जो होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं। हैरत अंगेज मतलब आश्चर्य कर देने वाले, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। कुछ ऐसे आश्चर्यजनक होते हैं कि देखकर ही बहुत खुशी होती है। आखिर लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। लेखक ने भी कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको अच्छा रोमांचक लगा क्या? पैराग्लाइडिंग में। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना भयावह भी है। अथाह मतलब जिसका कोई अंत न हो, जलराशि मतलब पानी। पैराग्लाइडिंग से जब वो ऊपर गए तो ऊपर से उन्हें चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दिया। कितना विस्मयकारी था, उतना ही भयावह। भयावह मतलब डर, डर भी लग रहा था। ऊंचाई पे जाकर समुद्र के पानी को देखो, सुंदर तो लग रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। कैसे? दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटकते हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत था। लेखक को खुशी भी हो रही थी और उन्हें डर भी लग रहा था कि अगर छूट गए तो नीचे गिरेंगे और बहुत परेशानी हो जाएगी। और खुशी इस बात की थी कि दूर दूर तक उन्हें पानी देखने को मिल रहा था। ऐसा रोमांचकारी दृश्य उन्हें बहुत अच्छा लगा, सचमुच ही आश्चर्यकारक। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। बच्चों, एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि लेखक की दिनचर्या क्या रही? सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। तो इसमें से आप आंसर पहचान के लिख सकते हो। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। और लेखक ने क्या? एक दिन कहाँ गए? कोलवा बीच पर हमने बोटिंग भी किया उन्होंने वहाँ पर। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। बच्चों को मछलियाँ देखना बहुत, वो भी डॉल्फिन मछलियाँ अपने करतब भी दिखाती हैं, तो बच्चों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। आगे लेखक क्या कहते हैं? इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब लेखक जिस वक्त गए थे उस वक्त नवरात्रि और दशहरा पर्व भी की शुरुआत हुई थी, तो लेखक को यह पर्व भी, पर्व का अर्थ होता है त्यौहार, मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हम घर और गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना करते हैं तथा लड़कियों द्वारा गरबा पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। ऐसा गोवा में भी होता है, लेकिन बस एक बात अलग होती है। वह क्या? रावण का पुतला कहीं पर भी नहीं जलाया जाता, और बाकी त्यौहार ये बहुत अच्छे से मनाते हैं। आगे लेखक कहते हैं और कैसे किया जाता है इस त्यौहार को, कैसे मनाया जाता है? सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी ले जाई जाती है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार नवरात्रि और गरबा त्यौहार को मनाया जाता है, तो आप लिख सकते हो कैसे? सुबह लोग वाहनों की सफाई करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। और क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उसे तोड़कर लोगों को बधाई देते हैं।
सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है और इस प्रकार सबके अपनी अपनी जो सांस्कृतिक परंपरा है, अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। लेखक कहते हैं, इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। लेखक कहते हैं कि मैं कम दिन ही रहा, पूरा तो नहीं देख समझ पाया, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई कि यह पश्चिमी जो सभ्यता है, फैशन है, इसमें पूरी तरह रच बस गया है गोवा, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी भारतीय संस्कृति को भूला नहीं है। उसे आज भी वह आत्मसात किए हुए है, मतलब ग्रहण किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। लेखक कहते हैं, जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वहाँ पे फैशन के रंग में रंग कर 4-5 दिन, 6-7 दिन, 1 हफ्ता रंग कर स्वयं चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को अभी भी वह निभा रहे हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। तो जिस प्रकार अनेक अलग अलग विविध प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अपने त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो बच्चों, हमने गोवा का जो पाठ है, गोवा जो यात्रा वर्णन है, लेखक ने हमारे सामने किया, तो बहुत ही सुंदर यात्रा वर्णन रही और ऐसा लगा कि हम जरूर गोवा ही पहुंच गए हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है, देखते हैं हम आगे। अब जैसे यहाँ पर है, नीले पानी वाला पथरीला। अब नीले पानी वाला पथरीला क्या था? हमारा था अंजुना बीच था। रेतीला तथा उथला कौन सा बीच है? बेनालियम। सबसे लंबा बीच कौन सा है? कलिंगुड। और मछुआरों की पहली पसंद कौन सा है? बेनालियम बीच। आगे पढ़ते हैं, कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग अलग परंपराएं। बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना कि ये प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। तो क्या है अलग अलग परंपराएं? वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और भगवान की पालकी मंदिर ले जाई जाती है। और क्या, वो जो रावण का पुतला है उसे वहाँ पर जलाया नहीं जाता। उसके बाद हम आते हैं, सूची बनाइए। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य, क्या पूछा गया है? प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाली वाक्य। तो क्या है प्राकृतिक सौंदर्य? सबसे पहले वहाँ का क्षेत्र कैसा है? हरितिमा से भरपूर है। दूसरा क्या है? अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी और रणभेदी आवाज़, वह था। तीसरा क्या है? जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का एक नया चेहरा सामने आया। चौथा जो बीच है, अंजुना बीच है, वह नीले पानी वाला, पथरीला तथा बहुत ही खूबसूरत बीच है। अब बच्चों, हमने जो बीच पढ़ा था, जैसे बेनालियम, अंजुना और कलिंगुड बीच, तो इसमें इन बीचों की हमें विशेषता भी बतानी है। सबसे पहले हम क्या बताते हैं? बेनालियम बीच। बेनालियम बीच का क्या है? फर्स्ट पॉइंट, रेतीला और उथला। दूसरा पॉइंट क्या है? मछुआरों की पहली पसंद। तीसरा क्या होगा? खूबसूरत और शांत जगह। अब हम किस पे आते हैं? अंजुना बीच। अंजुना बीच नीले पानी वाला है और पथरीला है। दूसरा क्या है? बॉलीवुड की यह पहली पसंद है। तीसरा यह गहरा है। अब हम आते हैं कलिंगुड बीच पर। यह क्या है? काफ़ी रेतीला है और सबसे बड़ी खासियत गोवा का सबसे लंबा बीच है। और क्या है यहाँ पे? वाटर स्पोर्ट्स के लिए पर्यटकों की भीड़ होती है, मतलब जो पानी में खेले जाने वाले खेल होते हैं, इसके लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने देखा कि गोवा का जो यात्रा वर्णन था, हमारा पाठ का नाम था गोवा जैसा मैंने देखा। लेखक ने जो अपनी यात्रा वर्णन की, मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत रही और हम इस यात्रा वर्णन के साथ हमने गोवा के अलग अलग बीचों के बारे में, वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है और वहाँ के जो व्यवसाय हैं, वहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता परंपरा है, इसके बारे में भी देखा। और सबसे खास बात हमने ये भी देखी कि भले वह
पश्चिमी सभ्यता में डूबा हुआ है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जो परंपरा है उसे वह वैसे ही निभाता है जैसे सब लोग निभाते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा? पाठ 5 गोवा। जैसा मैंने देखा, लेखक विनय शर्मा, और यह हमारे पास किसके रूप में थी? यात्रा वर्णन के रूप में। ये भाग खत्म होता है। अब हम अगली बार मिलेंगे। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।